तो चलिए आइए हम लोग क्लास 9 का प्रश्नावली 1.2 हल करते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.2 में पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि नीचे दिए गए कथन जो है ना सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, जो हमारा उत्तर है ना वो देना है कारण के साथ कि जो कथन दिया हुआ है वो सत्य है या असत्य, यानी सही है या गलत। चलिए आइए हम फर्स्ट का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, देखिएगा कि पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो हम लोग पहले जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, पहले देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या जिस संख्या को p/q, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, ठीक है, यदि √2 यानी रूट के अंदर जितने भी संख्या होते हैं ना, और जो रूट के अंदर संख्या होता है यदि वह किसी संख्या का वर्ग होता है तो वो परिमेय संख्या होता है। यहाँ जो रूट के अंदर 2 संख्या है, ठीक है, तो ये किसी भी संख्या का वर्ग है नहीं, तो ये कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 भी अपरिमेय संख्या, याद रखना है कि पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये सारे अपरिमेय संख्या होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1 परिमेय संख्या है, -2/3 परिमेय संख्या, 0 भी परिमेय संख्या है। ये जो पाई है ना वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या होता है, और वास्तविक संख्या के अंदर सारे अपरिमेय संख्या भी आते हैं और परिमेय संख्या भी आते हैं, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ देते यानी मिला देते हैं सारे संख्या को, तो हमें वास्तविक संख्या क्या होता है, मिल जाता है। जैसे कि √25 है तो ये परिमेय संख्या, क्योंकि रूट के अंदर 25 है, ये 5 का वर्ग है तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब √2, ठीक है, √2 किसी संख्या का वर्ग है नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या, और 7 भी अपरिमेय संख्या है। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या परिमेय संख्याएं भी आते हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये सत्य बोलता है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत यानी अंदर में अपरिमेय संख्या भी आता है और परिमेय संख्या भी आता है। तो हम पहला नंबर का क्वेश्चन में हल करेंगे कि सत्य। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है कि सत्य। अब यहाँ पे कारण भी हम लोग को देना है। ठीक है, सत्य बोलना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सारी जो अपरिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत अपरिमेय संख्या भी आता है और परिमेय संख्या भी आता है। तो वही लिखें कि सत्य है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या के अंदर आते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या हो। तो देखिए संख्या रेखा हम लोग किसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो संख्या रेखा है इसे संख्या रेखा हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का। अरे बाबा, सब बिंदु √m के रूप का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ संख्या रेखा पे देखिए प्लस वाला भी चिन्ह आएगा और माइनस वाला भी। ठीक है, प्लस वाला भी चिन्ह आएगा और माइनस वाला, यानी ऋणात्मक संख्याएं भी आएगी और धनात्मक संख्याएं भी आएगी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ना कि √m का रूप का होगा, यानी m जो होना, जहाँ पे m एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर बोलते हैं प्राकृत संख्या को इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही अनंत तक गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए, तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होगा, यानी कि प्राकृत संख्या अगर लेंगे तो 1 2 3 4। ठीक है,
तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यदि देखिए यहाँ पे 1 के 2 3 प्रत्येक बिंदु जो है खाली √1 और √2 ही थोड़ी होगा √3 4, क्योंकि √1 और √2 के बीच में भी बहुत सारे बिंदु होते हैं, ठीक है। और ऊपर से संख्या रेखा पे धनात्मक वाला भी होता है और ऋणात्मक वाला भी, यानी कि देखिए m यहाँ √m दिया हुआ है, तो m क्या चीज में है, प्लस में, और हमें माइनस में भी चाहिए, यानी माइनस में भी देखिए तो ऐसे √3 फिर हो जाएगा √-√2 -√1 हो जाएगा। तो ये ऐसे नहीं ना होगा, यानी ऐसे हो सकता है लेकिन ऐसे नहीं होगा कि हर बिंदु यानी प्रत्येक बिंदु √m के रूप का हो। तो हम लिखेंगे कि असत्य, ठीक है, यह क्या है, असत्य है, ठीक है। हम लोग लिखते हैं कि असत्य यहाँ पे, क्योंकि संख्या रेखा पर, ठीक है, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही संख्याएं होती है और यह संभव नहीं है कि, ठीक है, प्रत्येक बिंदु, ठीक है, प्रत्येक बिंदु √m के रूप का हो, ठीक है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या हो, ठीक है। देखिए यहाँ फिर से असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही संख्याएं होती है और यह संभव नहीं है कि प्रत्येक बिंदु √m के रूप का हो, जहां m एक प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का हो, यह संभव क्या है, नहीं है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही चिन्ह आते हैं। और यदि फिर भी हम ये भी दो को लिख लेना, तो इसके दो के बीच भी ना अनंत यानी अपरिमित रूप से बहुत सारी संख्याएं होगी, ठीक है, जो कि √1 और √2 यानी √m के रूप का नहीं होगा, ठीक है। तो प्रत्येक बिंदु नहीं होगा, तो ठीक है, इसे ऐसे हम लोग लिखे हैं। अब आगे के नंबर क्वेश्चन, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या है, ठीक है, यानी सारा वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, तो सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। कि जैसे कि देखिए 1 -2/3 0, और ये क्या है सॉरी ये है पाई, ठीक है, ये √25, ये √2 और √7, ये सारे वास्तविक संख्या है, जिसमें कि परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी। देखिए ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय, और ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय और ये अपरिमेय, यानी कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत सारा परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी, नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या भी आता है, ठीक है। देखिए अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए √2, जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट के अंदर जितना भी संख्या होगा उस संख्या को देखना, यह संख्या किसी का वर्ग है, अगर होगा तो वो परिमेय होगा, रूट वाला वर्ग संख्या, ठीक है। और नहीं होगा तो वो, जैसे कि √2 किसी भी संख्या का वर्ग है, नहीं, तो ये अपरिमेय है। अगर परिमेय देखना होगा तो वहां पर हम देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं √4 है, तो रूट के अंदर 4 किसी भी संख्या का वर्ग है, हाँ 2 का, यानी कि ये परिमेय संख्या है √4, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसको p/q के रूप में लिख ले, याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ देखिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगा, नहीं, तो लिखेंगे क्या, असत्य। हाल में हम लोग लिखेंगे कि असत्य, ठीक है, असत्य, क्योंकि कारण देंगे, यहाँ पे देखिए कारण हम लोग दे दीजिए कि कारण, या बोल सकते हैं क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत, यहाँ लिखना है कि वास्तविक संख्या
के अंदर, ठीक है, वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्याएं भी आती है, ठीक है। तो कारण दे दिए हैं कि सारा यानी हर वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी आता है और परिमेय संख्या भी आता है। तो वही लिखे हैं कि एक बात असत्य है कि कारण वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्याएं भी आती है, ठीक है। तो इसलिए सारा वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती है? अपरिमेय संख्या होती है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ देखिए कि धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक जो गिनती की संख्याएं होती है ना, वो सब होती है। धनात्मक पूर्णांक गिनती की संख्याएं ही क्या होती है अनंत तक, जिसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक में जितने भी प्लस में संख्याएं होगी ना, उसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि गिनती की जो संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांक होगी। तो कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का जब वर्गमूल करेंगे, यानी रूट लगा के यदि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, होती है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि हम √1 में यदि वर्गमूल निकाले तो 1 निकलेगा, और तो जब निकला तो क्या हो जाएगा, परिमेय, ठीक है। जब निकला तो परिमेय। अब यही रूट में 2 लगाते हैं, इसका निकलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय, ठीक है। ये भी धनात्मक पूर्णांक है और ये भी क्या है, धनात्मक। अब √3 देखते हैं, यदि हम √3 का निकाले तो भी नहीं निकलेगा, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब √4 का यदि हम देखें तो इसका 2 वर्गमूल निकलेगा और ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि सभी जो धनात्मक पूर्णांक है उसका जो वर्गमूल निकालेंगे वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी परिमेय हो जा रहा है और यहाँ भी परिमेय, ठीक है। तो यहाँ पर हाल में हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, देखिए फिर से, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। तो यहाँ लिखना है पहले असत्य, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। कोई भी एक ऐसा संख्या का उदाहरण देना है जो एक क्या हो, अपरिमेय संख्या हो, ठीक है। कोई ऐसा संख्या का उदाहरण देना है जिसका वर्गमूल दीजिए कि जो एक परिमेय संख्या, तो यहाँ उदाहरण दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा उदाहरण, ठीक है। यहाँ लिखना है उदाहरण, और यहाँ देखिए क्या लिखना है, देखिए ये देखिए, जब धनात्मक पूर्णांक √1 का वर्गमूल करते हैं तो परिमेय संख्या आता है, तो ये क्या है, परिमेय। और यहाँ क्या है, देखिए √4 का 2, तो ये भी परिमेय। तो ये दोनों हम लिख देंगे कि √1 = 1, और फिर एक सेकेंड नंबर में लिखिएगा यहाँ पे √4 = 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर, यानी कि हम लोग को दिखाना है संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, ठीक है। √5 को किस प्रकार संख्या रेखा पर दिखाया जाता है उसको हम लोग को दिखाना, यानी निरूपित किया जाता है उसे हम लोग को दिखाना। तो याद रखिए, जब भी हम लोग रूट वाले संख्या को दर्शाते हैं ना, तो आप क्लास 6 या 7 में पाइथागोरस के बारे में सुने होंगे, ठीक है। पाइथागोरस यानी एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है, देखिए यहाँ पे बना देते हैं कि जो एक समकोण त्रिभुज होता है ना, उसमें जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसको अच्छा से समझिएगा, ठीक है। यानी जितना भी संख्या हो देगा ना उसको हम कर्ण मान लेते हैं, ठीक है। उसको हम क्या मान लेते हैं, कर्ण, ABC मानते हैं कि ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। 90 डिग्री वाले वैसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। वैसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा ना उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है ना कि कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण किसे बोलते हैं, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, यानी इस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं,
कर्ण, तो जो कर्ण का वर्ग होगा यानी स्क्वायर होगा ना, वो अन्य दो यानी इस भुजा और इस भुजा का वर्ग करके जोड़ देंगे ना तो आएगा। ठीक है, तो जितना भी रूट वाली संख्या देगा ना उसको हम लोग कर्ण मान लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय कौची कहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लिख के बताते हैं क्या कहता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, प्रमेय से क्या करना है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग क्या होता है, यानी अगर हमको AC का वर्ग चाहिए, ठीक है, यानी AC अगर चाहिए ये वाला भुजा, तो इस भुजा का लंबाई को वर्ग करके और इस भुजा का लंबाई के वर्ग करके जोड़ देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये भुजा क्या है, CB का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ठीक है, तो इसको यदि इस भुजा और इस भुजा का पकड़ के जोड़ देंगे स्क्वायर करके तो AC का वर्ग निकल जाएगा। तो यहाँ AC हमारा क्या दिया हुआ है, √5। ठीक है, तो AC हमारा दिया हुआ है √5। तो हम लोग को देखना है कि AC कब √5 आएगा, कब कब हम यानी कि इस भुजा का माप कितना ले ले और इस भुजा का माप कितना ले ले, तो करने पे हम लोग को AC का स्क्वायर यानी कि √5 आ जाए, क्योंकि AC का स्क्वायर हम लोग को √5 दिया हुआ है। यानी जो AC है ना वो √5, AC का स्क्वायर √5 कब आएगा, CB में क्या ले ले और प्लस AB का स्क्वायर में क्या ले ले, तो देखिए तो कब आएगा यहाँ ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यदि हम पहला रूट ये इस भुजा यानी इस भुजा और इस भुजा यानी इस भुजा को हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, किसी को भी 2 ले सकते हैं, आप इसे भी 2 ले सकते हैं, इसे भी 1, यानी मान लेते हैं कि इस भुजा को हम 2 लेते हैं और इस भुजा का लंबाई 1 लेते हैं। तो जब 2 और इसका 1 ले लेते हैं ना, तो जब इसका देखिए जब 2 और 1 लेते हैं तो जब 2 का स्क्वायर करके अब 1 का स्क्वायर करके जब इसको क्या करते हैं कि जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। जैसे कि स्क्वायर क्या हुआ 4 और प्लस 1 तो कितना आता है 5। ठीक है, तो यानी एक भुजा को 2 लेंगे और एक भुजा को 1। जैसे कि यहाँ पे देखिए यदि AC का स्क्वायर में हम CB को 2 ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, CB का लंबाई कितना है 2, तो यहाँ CB का लंबाई दे दी है 2 और यहाँ पे स्क्वायर प्लस AB कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए AC का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और इधर देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ठीक है, तो जोड़ने पर क्या होगा AC का स्क्वायर बराबर 5। आपको याद होगा कि जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लगाते हैं रूट, यानी हमारा AC बराबर √5 आया। ठीक है, तो जब हम लोग एक भुजा को 2 ले लेंगे और एक भुजा का लंबाई 1, तब कर्ण कितना आएगा 5। ठीक है, √5। तो आपको ये और ये मान खुद से क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि कब ले लेंगे दोनों भुजा का लंबाई तो √5 कर्ण का वर्ग आएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे वर्ग आया ना √5, यदि इस भुजा को 2 ले ले और इस भुजा को 1, तो फिर जो रूट कर्ण आएगा वो √5 आएगा। तो अब हम लोग √5 को दर्शाएंगे इस और इस नंबर के मदद से। ठीक है, तो यहाँ आगे देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को एक संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक स्केल की मदद से एक संख्या रेखा बना लेंगे। ठीक है, तो एक स्केल लेना है और उससे क्या करना है कि संख्या रेखा हम लोगों को बना लेना है। ठीक है, एक स्केल से संख्या रेखा बना लेना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे एक संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ पे एक संख्या रेखा हम बनाते हैं और इसमें ना मान को लिखना है। ठीक है, समान लंबाई से लिखेंगे हम लोग, जब भी लिखेंगे तो समान, जैसे कि हम यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर पे क्या करते हैं बना लेते हैं। हम यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर का गैप दे दे के बनाते हैं। चलिए यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, और इधर भी ऐसे ही 2-2 सेंटीमीटर का गैप दे के और क्या करते हैं कि बना लेते हैं। मानते हैं यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 और इधर 3। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप ज़्यादा भी कर सकते हो, इससे कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 2, इधर 3 और इधर 4। देखिए तो √5 को हम लोग को दर्शाना है, √5 को। ठीक है, इधर माइनस में जाता है तो इधर -1 -2 -3। ये वाला हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग को माइनस से काम नहीं है, हम लोग को इधर दर्शाएंगे। ठीक है, तो देखिए जितना भी को क्या क्या हम लोग नंबर लिए थे, यहाँ पे देखिए कि पहला नंबर 2 लिए थे और 1। ठीक है, तो इधर से इधर, ठीक है, इधर से इधर, यहाँ देखिएगा 2 और 1, यानी कि हम लोग एक को भुजा 2 ले लेंगे और 1 1। यहाँ पे हम लोग अब समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कैसे, यदि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग नीचे का लंबाई कितना लिए थे 2, तो यहाँ पर नीचे का लंबाई कितना लेंगे 2। ठीक है, तो नीचे का यहाँ पे हम लोग लंबाई ले लेंगे कितना 2, तो यहाँ पे 1 हुआ और यहाँ 2, तो यहाँ से नीचे का लंबाई कितना था 2। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक रेखा हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींच लेते हैं रेड पेन से। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 2, ठीक है। उसके बाद लंबाई में कितना था 1, ठीक है। यहाँ देखिएगा ये जो लंबाई था उसमें क्या था 1, तो अब यहाँ पे खड़ी करके 1 खींच लेंगे, ठीक है। यहीं के पास 2 के पास क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक खड़ी लंबा रेखा खींचेंगे कि जो कितना हो 1 हो, यानी इसके बराबर हो। ये 1 है ना, इसके क्या हो बराबर, तो 1 कितना था 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो हम यहाँ 2 सेंटीमीटर का एक रेखा क्या करते हैं खींच लेते हैं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का एक रेखा हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं। याद रखना है कि ध्यान से खींचना है कि 90 डिग्री पे हो, क्योंकि समकोण त्रिभुज हम लोग को बनाना है तो 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये 2 सेंटीमीटर का दूरी था और यहाँ पर 1 लिए थे, ठीक है। यहाँ पे कितना लिए थे 1, किसके हिसाब से, जैसे कि हम लोग ये दो को जो निकाले थे जिसका मान क्या होता है √5, अगर इन दोनों का वर्ग करके क्या करते जोड़ते तब √5 आता। हम लोग को √5 ही क्या करना है दर्शाना है। तब क्या करना है कि खींचने के बाद इस यहाँ पे देखिए इसका जो शिखर है और यहाँ पे 0 से क्या करना है मिला देना है। अब इसका शिखर को 0 से क्या करना है कि मिला देना, और मिला देने के बाद क्या करना है कि एक प्रकार लेना है, ठीक है। एक प्रकार लेना है और प्रकार लेके यहाँ जो 0 है ना, 0 के पास इसको गड़ाना है, 0 के पास यहाँ पे ऐसे रख के, और यहाँ ये जो शिखर है इसका दूरी को क्या करना है मापना है, और शिखर का दूरी माप के और बस यहीं पे गड़ा के, ठीक है। शिखर का दूरी मापना है और यहाँ से क्या करना है कि ऐसे ऐसे एक बार काट मार देना है, ठीक है। देखिए ऐसे एक बार क्या करना है कि काट मार देना। तो ये देखिए √5 हमारा यहाँ पे आएगा, ये दर्शा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे ये संख्या रेखा को काटेगा यहीं पे क्या आएगा √5 आएगा, जहाँ पे ये संख्या रेखा को काटेगा यहीं पे √5 आएगा, यानी √5 हमारा यहाँ पे आया